अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। और आज बात करेंगे एक दो ज़रा मुनफरिद मामलात पर, क्योंकि आईपीएल कब होगी, टी20 वर्ल्ड कप हो जाएगा, 40,000 की कैपेसिटी वाले में 10,000 लोग बिठा देंगे, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो इन पर से तवज्जो हटाने के लिए जो है वो एक दो साइट्स हैं, उन पर बताई गई टीम बताई गई है कि अगर टी20 क्रिकेट, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें टी20 क्रिकेट में मिस किया जाता है कि यार वो उस वक्त तक रिटायर हो गए या वो 90s के प्लेयर्स थे, और अगर टी20 क्रिकेट आ जाती उस वक्त तो देखने के लायक होता कि वो प्लेयर्स कैसा खेलते उसमें। यानी कि बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर्स थे और वो वनडे क्रिकेट को भी इस तरह से खेला करते थे कि यकीनी तौर पर वो टी20 क्रिकेट में कामयाब ज़रूर होते। तो वो एक टीम रिलीज की गई है, तो उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। उसके अलावा अजीत अगरकर ने सोल्यूशन दिया है भाई, वही कि सैलीवा जो है वो आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, थूक किस तरह से गेंद पर लगा सकते हैं, उसके बगैर तो बॉलर स्किल हो जाएंगे। और मैं भी आपको बताता हूँ अक्सर कि यार बॉलर्स के पास अब चांसेस कम हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट में बैट्समैन जो हैं उनके पास मौके ज़्यादा हैं, बॉलर्स के पास कम हैं। तो अजीत अगरकर का कहना है कि यार जब आप जो प्लेयर्स आपके इन हों, आप उनका वहाँ पर टेस्ट ले लें और उसके बाद जब वो ग्राउंड में आएंगे तो आप श्योर होंगे बिल्कुल कि यार वो प्लेयर्स जो है वो किसी भी सूरत में कोरोना पॉजिटिव नहीं है, तो फिर वो उस पर थूक लगा सकते हैं गेंद पर और शाइन कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अभी ये सजेशन ही है फिलहाल, और मुझे ऐसा होता हुआ अब नज़र नहीं आता, क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे जिनमें कुछ चेंजेस की गई थी वो पहले ही आ गए हैं आईसीसी की तरफ से कि किस तरह से ये मैचेस होंगे। अभी वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड पहुंच चुकी है, यकीनी तौर पर वो पीरियड पूरा कर रही है, और जो है वो वेस्ट इंडीज़ के साथ पहले हैं इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस, बाद में पाकिस्तान के साथ हैं। 3 अगस्त से स्टार्ट होगा टेस्ट मैचेस का। तो अब देखना यह है कि ये जो इधर उधर से फॉर्मर प्लेयर्स की जानिब से और दीगर लोगों की जानिब से सजेशंस आ रही हैं, तो क्या आईसीसी इस पर कोई एक्शन लेगा, कोई और मज़ीद जिद्दत लाई जा सकती है। खैर आने वाला वक्त बता देगा कि ऐसा मुमकिन होगा या नहीं होगा। दूसरी बात करेंगे जो एक एक इंडियन स्टार, जी हाँ फिल्म स्टार जनाब सुशांत सिंह राजपूत। नॉर्मली मैं क्रिकेट की बात करता हूँ मैं, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं इस बंदे पर थोड़ी सी बात करूँ। और यकीनी तौर पर उनकी मौत का बड़ा अफसोस है, और सुसाइड जो है वो बिल्कुल भी अच्छी मौत नहीं होती। किस किस्म के प्रेशर्स थे, किस किस्म का दबाव था उन पर, समझ में नहीं आता। उससे पहले ही कहा जाता है कि 2 हफ्ते कबल जो उनकी एक्स मैनेजर थी, एक खातून, एक लड़की थी, उसने भी जो है वो सुसाइड की थी। और महेंद्र सिंह धोनी पर जो फिल्म बनी है वो सुशांत ने ही उसमें काम किया था, तो धोनी भी बहुत इस बात को लेकर अपसेट हैं, डिसअपॉइंटेड हैं। उसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत जो है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पाकिस्तान में भी बड़े फेमस थे। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि एक फिल्म बनी थी आमिर खान साहब की, पीके। तो वो बड़ी मुनफरिद किस्म की फिल्म थी, तो उसमें उन्होंने एक रोल किया था एक पाकिस्तानी निजात बंदे का, कि जिसका नाम था सरफराज। तो सरफराज नाम था, और वो पीके फिल्म में वो डायलॉग एक चला कि सरफराज ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तो वो जो पाकिस्तान के कप्तान थे फॉर्मर, अभी उनका कमबैक हो गया है इंग्लैंड की सीरीज में, सरफराज अहमद। तो वो सरफराज अहमद जब जीते तो लोगों ने कहा कि यार सरफराज धोखा नहीं देगा, जब टी20 में नंबर 1 बना दिया टीम को, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टीम को जितवा दी। तो वो बड़ा एक कनेक्शन बन गया था कि सरफराज धोखा नहीं देगा, सरफराज धोखा नहीं देगा। और अभी जब उनका इंतकाल हुआ या उनकी मौत हुई, तो उनकी डेथ पर भी जो है लोगों ने इस तरह की भी बातें की, अफसोस का इजहार बिल्कुल किया। और मैं थोड़ा सा इस बात पर यार परेशान हूँ। कुछ लोग पाकिस्तान में जो है वो ये दिखा रहे हैं कि यार देखो हम जो है वो इतना ज़्यादा अजीब हुए हैं कि एक आदमी, अगर एक एक्टर का इंतकाल हो गया तो इतना हमें मौत आ रही है और ये आ रही है। यार ये गलत बातें, ये गलत बातें भाई। किसी का इंतकाल हुआ है, और इंतकाल भी ऐसे हुआ है कि यार उसने खुदकुशी की है, तो खुदकुशी अच्छी बात तो नहीं है, मना है, बिल्कुल मना है, हमारे भी मज़हब में मना है। तो लेकिन यह है कि ना जाने कौन सा किस नौइयत का उस बेचारे पर दबाव हो, क्या हो, और ख़ुदकुशी ही थी। और वो जो उनकी एक्स मैनेजर थी, क्या उससे कोई कनेक्शन बन पाएगा या नहीं बना है, देखें, इसकी कुछ तहकीकात तो होंगी। ख़ुदकुशी करार दे दिया है वहाँ की पुलिस ने, इंडियन। लेकिन बड़ा अजीब सा ड्रामेटिक सिचुएशन थी ये, कि यार ये किस तरह से जो है वो बेचारा
जो है यूं करने पर मजबूर हो गया, हालांकि ऊपर जा रहा था। अभी उसकी एक और फिल्म आई थी, मैंने देख नहीं रखी, लेकिन मैंने सुना है कि उसमें उसने खुदकुशी करना किसी मसले का सलूशन नहीं है, इस बात पर रोल था उसका, और मतलब वो तो कंडेम कर रहा था उस फिल्म में। तो ये देखें आपके जो किरदार होते हैं, जो जीने की बातें करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी बेचारे जो है वो टूटे हुए होते हैं, और ज़िंदगी में उनकी कुछ मुश्किलात होती हैं, या सब कुछ पैसा नहीं होता, लाइफ स्टाइल नहीं होता, कौन से वो प्रेशर्स थे उस बेचारे पर जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। बहरहाल मैं तो ये कहूँगा कि ऊपर वाला जो है वो उनको बख्शे और आमीन। और उसके बाद आगे चलेंगे थोड़ा सा, वो जो मैंने आपको बताया कि एक वर्ल्ड 11 बन गई कि अगर 90s से बनाई जाए, T20 की बेस्ट 11 90s की बनाए, कि जो बेचारे खेल नहीं सके लेकिन वो बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे, तो वो उन्होंने अपनी बनाकर जो है शाया की है न्यूज़ में और हिंदुस्तान टाइम्स में। तो ये लोगों की अपनी क्रिएशन है, लेकिन यकीनी तौर पर मैंने जब पढ़ी तो मेरे जहन में आया कि यार एक आधा दो सिलेक्शंस पर इख्तिलाफ बन सकता है, लेकिन यार बात तो है ये सारे प्लेयर्स इस तरह के थे, अग्रेसर्स थे, कि इनके सामने आप जितने ओवर्स रखें, जितनी कम गेंदें रख लें, या जितना टास्क बता दें कि यार इस तरह से है, तो ये थे तो सबके सब तुर्रम खान। तो अब देखना होगा कि मैं कोशिश करूंगा कि एक एक की बात करूं, थोड़ा सा इनकी खूबियों और खामियों पर भी रोशनी डालें, तो एक डिफरेंट फ्लेवर मिल जाएगा। तो यकीनी तौर पर इस पर बात कर लेते हैं। तो पहले जो है उस पर नाम आया सईद अनवर का। सईद अनवर पर अभी कुछ टाइम कबल ही हमने वीडियो की थी, और सब जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि 89-90 में सईद अनवर ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो सर्कल का भी इस्तेमाल करते थे, बहुत तेज प्लेयर थे। देखें वक्त की बात होती है, 200 रन बनना शुरू हुए 2010 में आके, बॉस 9 में आके। तो बात यह है कि उससे पहले सईद अनवर ने 1997 में बना दिए थे 194 रन, और 200 भी वो कर जाते अगर वो एक पैडल मार रहे थे और गंगोली ने उनका बहुत ही ज़बरदस्त पीछे जाते हुए कैच ले लिया था, उनका सर भी ग्राउंड पर हिट कर गया था। तो वरना सईद अनवर अगर 90s में 100 कर जाते, 1997 में 200 कर जाते वनडे क्रिकेट में, तो 13 साल 200 के साथ ये रिकॉर्ड कायम रहता। और फिर चार्ल्स कॉवेंट्री आए थे, उन्होंने जो है फिर इसमें कुछ तब्दीली की और इतने ही रन्स बनाए उन्होंने, और नॉट आउट थे शायद चार्ल्स कॉवेंट्री बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन 5-6 कैचेस पड़े, सीधे कैचेस उनके छूटे थे। मैंने हाइलाइट्स देखी हैं उस मैच की, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर सचिन तेंदुलकर ने 200 की, और फिर बस रोहित, सहवाग, फिर बनना शुरू हो गए बड़े रन्स। और अभी तो मोहम्मद कैफ ने यह भी कह दिया कि T20 क्रिकेट में भी रोहित शर्मा 200 रन्स कर सकते हैं, उन्हें 250-300 के स्ट्राइक रेट से मिनिमम खेलना होगा। लेकिन कैफ की नज़र में रोहित शर्मा जो है वो बेस्ट प्लेयर हैं कि वो 200 रन्स कर सकते हैं। और आप सब दोस्तों का बड़ा मशकूर रहता हूँ, शुक्रिया आप लोगों का, कि अगर कोई बात आपसे, क्योंकि जो भी बात होती है करंट वो बता दी जाती है। कि मैंने बताया थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, तो यकीनी तौर पर तबीयत मेरी अभी भी नासाज है, और थोड़ा सा दर्द है, बॉडी पेन वगैरह है, तो दुआ कीजिएगा कि बेहतरी आ जाए उसमें जल्द अज जल्द। तो उसके साथ साथ जो है ये जो टीम है इस पर ज़रा कंटिन्यू करते हैं तरीके से, ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि T20 क्रिकेट में कौन से वो लोग हैं जो 90s के बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स थे और वो मिस किए जाते हैं। तो उसमें ओपनिंग पेयर बनता है भाई सईद अनवर और मार्क ग्रेडबैच न्यूजीलैंड के थे। देखें मार्क ग्रेडबैच 92 के वर्ल्ड कप में भी थे, और ये एक ऐसा बंदा था कि जो पिंच हिटिंग करता था टॉप ऑफ द ऑर्डर में, और बड़ी एज थी इनकी, ये लेट कमर थे क्रिकेट में, और ये खेले, भरपूर खेले, इनके पास शॉट्स सारे थे। न्यूजीलैंड में खुसूसन छोटी बाउंड्रीज होती हैं, और वहाँ पर फिर आपको पता है कि कट मारना, पुल मारना, निकल के मारते थे ये उन छोटी बाउंड्रीज में भी, लेकिन बड़ा एक डेंजरस किस्म का गेम चेंजर सॉर्ट ऑफ प्लेयर था मार्क ग्रेडबैच। तो ठीक है, इन दो लोगों का आपने इंतखाब किया अच्छी बात है। इसमें फिर वन डाउन पर लाया गया एजाज अहमद को। एजाज अहमद कट और पुल के पाकिस्तान में बेहतरीन प्लेयर थे, बहुत कम हॉरिजॉन्टल बैट शॉट के अच्छे प्लेयर्स होते हैं। इंजमाम उल हक भी पुल अच्छा करते थे, कट भी अच्छा करते थे, उनके पास हमेशा से बहुत ज़्यादा टाइम होता था, लेकिन एजाज अहमद भी जो है वो एक कहते हैं ना कि लकड़ा किस्म का प्लेयर थे, मारते थे, वो भरपूर ताकत से खेलते थे। तो एजाज अहमद को भी इसमें शायद सही इंक्लूड कर दिया गया है। और उसके बाद इस टीम की जो क़यादत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी वो जो दी गई अरविंदा डिसिल्वा को, और नंबर 4 की पोजीशन दी गई। आई थिंक कि इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं करेगा, जिसने अरविंदा को देखा है खेलते हुए, कोई छोटा ही हो उस वक्त, और अगर जिनकी एज नहीं थी, हमारे देखने वाले जो व्यूअर्स हैं
तो वो अरविंदा डिसिल्वा के बारे में लोगों से पूछें और उसकी 3-4 इनिंग्स देख लें, इवन वो काउंटर अटैक ही देख लें जो 1996 के पाकिस्तान को हराने के बाद इंडिया पहुंचा और इंडिया ने बैटिंग दी, जिस पर विनोद कामली शक का इजहार करता है, बेवकूफ आदमी। इंडिया ने इसलिए बैटिंग दी श्रीलंका को कि भाई वो पूरे टूर्नामेंट से अपने मेथड से खेल रहे हैं पूरा इवेंट, और वो ये चाहते हैं कि हम बैट चेस करें, तो उनकी फॉर्मेशन को उनकी टीम को डिस्टर्ब करने के लिए दी और रमेश कालू विथराना और सनत जयसूर्या जो है वो फौरन ही आउट हो गए फर्स्ट सेकंड ओवर में। और उसके बाद जो डिसिल्वा ने काउंटर अटैकिंग की, 50 तेज रन्स किए, बाद में वो भी आउट हो गए, लेकिन वहां से मोमेंटम गेन कर गई श्रीलंका की टीम। तो अरविंदा डिसिल्वा नो डाउट अबाउट इट वंडरफुल प्लेयर थे भाई, बहुत कमाल के प्लेयर थे। और उस वक्त जिन बॉलर्स को वो खेलते थे और चढ़कर खेलते थे, उस वक्त की बॉलिंग भी मैं मानता हूं कि अब की बॉलिंग से बहुत अलग थी, बहुत डिफिकल्ट बॉलिंग थी, बैट्समैन के पास उतनी छूट नहीं थी जितनी अब है। लेकिन अरविंदा डिसिल्वा उस वक्त भी भाई बड़ा कमाल बैटिंग करते थे, तो सही प्लेयर। उसके बाद आप आ जाए नंबर 5 पर, बड़ी अहम पोजीशन होती है ये वनडे क्रिकेट में भी और T20 क्रिकेट में भी, क्योंकि यहाँ जो बंदा है उसमें दोनों सलाहियत होनी चाहिए कि वो स्ट्राइक भी रोटेट करे और ऑल ऑफ द सडन अगर वो लेट आ रहा है, 1-1.5 ओवर रह जाता है T20 क्रिकेट में, तो उसके पास पावरफुल स्ट्राइकिंग एबिलिटीज होनी चाहिए कि वो यार धड़ 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 छक्के मारे, चौके मारे। तो अजय जडेजा की सिलेक्शन यहाँ पर बिल्कुल पक्की लगती है। जी हाँ, 1996 में वही बात कि एक मैच मिसाल के लिए कि वकार यूनिस के आगे 2 ओवर्स में जिस तरह की बैटिंग की थी, और वकार अच्छी बॉलिंग कर रहे थे उस वक्त सेकंड स्पेल में, फिर बाद में वो जब 2 ओवर्स में आए तो अजय जडेजा ने बहुत कमाल बैटिंग की, 3-4 छक्के भी उनको लगाए। तो बस अजय जडेजा का यही तारुफ काफ़ी है कि वो तकरीबन वकार को उनकी पीक पर उन्होंने पिटाई की है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का डेंजरस स्ट्राइकर होगा। एक और मैं इनिंग बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया सुपर 6 मैच था 1999 का, मुझे अभी याद आया बात करते करते। तो 4 विकेटें गिर गई थी, मैकग्रा बोल कर आउट कर रहे थे, टारगेट किया हुआ था लारा को जब वेस्ट इंडीज से खेले। सुपर 6 में सारे मैच उन्हें जीतने थे, इंडिया से खेले तो टंडोलकर वगैरह को भी आउट किया, मैकग्रा छा गए, ऑस्ट्रेलिया छा गई, रॉबिन सिंह और अजय जडेजा खड़े हो गए। अजय जडेजा ने आई थिंक वहां 100 कर दिया था, लेकिन कमाल का जो उस बंदे में भी जो क्षमता थी या सलाहियत कह लें, तो वो इस तरह की थी कि वो प्रेशर में खेलता था। रॉबिन सिंह भी कुछ अरसे खेले, कोचिंग में अब रहते हैं वो इंडिया टीम के साथ, लेकिन वो भी एक ऐसा ऑलराउंड क्रिकेटर था कि जब प्रेशर पड़ता था तो वो सरवाइव करता था, खड़ा हो जाता था। और कुछ और ऐसे मैचेस हैं कि जहां अजय जडेजा और रॉबिन सिंह ने मिलकर इंडिया को जो है वो उनकी किश्ती को भंवर से निकाला है या एक ऐसे मकाम तक पहुंचाया कि जहां फिर वो मुकाबला करने के काबिल हुए। लेकिन वहां तो वो चेस कर रहे थे, बड़े रन्स चेस कर रहे थे, तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं सका। लेकिन बहरहाल लड़ाई खूब की, जिसे हम कहते हैं कि मुकाबला दिले नातवा ने खूब किया, तो वो अजय जडेजा ने बहुत मुकाबला किया था सुपर 6 मैच में भी। ये 1-2 मैचेस हैं, काफ़ी इनिंग्स है अजय जडेजा की इस तरह की। और अजय जडेजा भी 1992 के वर्ल्ड कप में भी मौजूद थे, उसके बाद भी खेलते रहे, और बाद में अनफॉर्चुनेटली खैर वो अलग तरफ बात चली जाएगी, आज उस पर बात नहीं करते। तो अच्छी सिलेक्शन है। उसके बाद आप आ जाएं तो एक सिलेक्शन ऐसी है कि मैं बड़ा खुश हूँ इस पर, लेकिन अगर मैं T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो शायद मैं बोलूँ कि यार कुछ और भी हो सकता था, लेकिन शायद फिर मोइन खान का नंबर आ जाता है। लेकिन मोइन खान छोटे रन्स करते हैं, जब आप 7वें नंबर पर आते हैं तो आई थिंक कि 7वें नंबर पर आपको वही बैटर चाहिए होता है जो छोटे और डेंजरस रन्स करे। तो मैं शायद मोइन खान साहब के साथ जाता यहाँ पर अगर, लेकिन यहाँ एंडी फ्लावर की सिलेक्शन की गई है, बिल्कुल गलत नहीं है, क्लास एक्ट, कमाल के क्वालिटी प्लेयर, लेकिन थोड़ा सा टाइम भी लेते थे और समटाइम्स रन बॉल भी खेलते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्वालिटी प्लेयर थे एंडी फ्लावर। अब अगर आप T20-11 बना रहे हैं तो आपको ये जरूर देखना है कि इस बैटिंग लाइनअप में 7वें नंबर पर प्लेयर कौन सा होना चाहिए। और एनर्जेटिक थे, लेकिन यकीनी तौर पर कि फिर एंडी फ्लावर एक ऐसा नाम है, तो बड़ा कहते हैं ना कि सिमटा हुआ जबरदस्त किस्म का करेक्टर, तो यहाँ जरा एक शोर शराबे वाला मोइन खान हो सकते थे। तो बहरहाल उसके बाद माइकल बेवन आ जाते हैं भाई, नंबर 6 पर एंडी फ्लावर, नंबर 7 दे दिया माइकल बेवन को। फिनिशर, बेस्ट फिनिशर थे वनडे क्रिकेट के। आई थिंक कि मैंने अभी आपको शायद 1-2 वीडियो पहले इत्तेफाक से बता रहा था कि माइकल बेवन फिनिश करते थे टेल एंडर्स के साथ, लेकिन यार शेन वॉर्न, ब्रैडली, इन लोगों में भी जो बैटिंग की सलाहियत थी ना, ये मुकम्मल तौर पर टेल एंडर्स नहीं थे बॉस, ये अच्छे प्लेयर्स थे, ये खेल लेते थे, ये खुद को ऑलराउंडर कहलवा सकते थे लेकिन कहलाते नहीं थे।
ये बहुत भरपूर 2-4 जगह खेले हैं। शेन वॉर्न भी ज़्यादा 10-15-20 दफ़ा, क्योंकि उनका करियर इतना तवील है। 15-20 ऐसी इनिंग्स हैं शेन वॉर्न की जो मैटर कर गई हैं टेस्ट और वनडे क्रिकेट में। पाकिस्तान के खिलाफ 99 भी कर रखे हैं टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने, 99 2000 बदला सीरीज में। और उसके बाद आप आ जाएं ब्रेटली वगैरह पर, तो मैंने बताया है। तो अच्छी सिलेक्शन है। माइकल बेवन बेहतरीन बंदा लिया है, ज़बरदस्त फिनिशर, और कभी हार नहीं मानता था ये शख्स। और चाइनामैन बॉलिंग भी मुश्किल बॉलिंग है, लेकिन शायद उनकी बॉलिंग का T20 क्रिकेट में इस वक्त बड़ा बुरा हाल होता, लेकिन खींच कर भी बॉल करते थे। ये वैसे चाइनामैन बॉलर नहीं थे, टिपिकल चाइनामैन थे, और मोर देन हैंडी थे विद द बॉल। कंफर्म बॉलिंग करवाई जाती थी इनसे मोस्टली। तो बहरहाल अच्छा सिलेक्शन। उसके बाद एक नाम है, शायद कुछ लोगों ने ना सुना हो, ब्रायन मैकमिलन, साउथ अफ्रीकन थे। 1992 में साउथ अफ्रीका बहाल हुई, 22 साल के बाद बैन उतरा और आई, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली मैच में तबाही मचा दी। उसमें बहुत सारे किरदार आए। एडियन केपर थे, मुझे याद है, ऑलराउंडर एंड्रू हडसन आए, और पीटर कैस्टन थे, हंसी करोनिया मौजूद थे, और फिर उसके बाद एलन डोनाल्ड थे। और ब्रायन मैकमिलन एक ऐसा बंदा था कि इसने एक आध दो दफ़ा बॉल ये करता था, बहुत दरमियाने लगते थे, मीडियम फास्ट बॉलर कहलाते थे शुरू में, लेकिन ये कभी कभी ऑफ द विकेट इतनी तेज बॉल करते थे। मुझे याद है एक दफ़ा इन्होंने स्टंप्स पर बॉल मारी थी तो विकेट इन्होंने तोड़ दी थी 20 से। तो ये बड़ा ऑफ द विकेट तेज था। और वो जो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड फाइनल हुआ 1992 का, जो पाकिस्तान ने जीता, उससे पहले जो मैच हुआ सेमीफाइनल, वहाँ डेव रिचर्डसन जो ICC के चीफ भी है तो रहे, तो वो डेव रिचर्डसन और ब्रायन मैकमिलन ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका को कमबैक करवाकर वो मैच जितवाने पर आ गए थे। 13 गेंदों पर 22 रन रह गए थे, और फिर वो बारिश हुई तो 7 गेंदों पर 22 रह गए। फिर आखिर में एक बॉल बची, जब वक्त इतना ज़ाया हो गया, वो डर्क वर्थ एंड लुइस मेथड ने मार डाला बॉस, वरना 13 पर 22 थे। तो ये दोनों लड़ रहे थे, रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी बहुत कमाल की कर रहे थे। वहीं से साउथ अफ्रीका चोकर्स बनना शुरू हुई, वही पहली आउटिंग थी इनकी। उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका पर टैग लगता चला गया हर वर्ल्ड कप में कि यार ये चोक कर जाते हैं। तो ब्रायन मैकमिलन अच्छा इंतखाब है कि बॉलर भी अच्छे थे और T20 के हिसाब से भी आइडियल थे, और बैटिंग भी कर लेते थे नीचे काफ़ी अच्छी। उसके बाद एक और साउथ अफ्रीकन नाम ही इसमें आपको देखने को मिलेगा, पैट सिमकॉक्स। पैट सिमकॉक्स एक कमाल का स्पिनर है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, T20 क्रिकेट में आप अश्विन को ले लीजिए, मॉडर्न डे अश्विन वाली बॉलिंग, यानी कि बड़े घायल से ईज से बॉल करते थे, बड़े मतलब एक करेक्टर थे बॉस, और बैटिंग करते थे पावर हिटिंग, अश्विन से बेहतर पावर हिटिंग करते थे। अश्विन तो टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, कॉम्पैक्ट लगते हैं जब बैटिंग करते हैं समटाइम्स। तो ये इस तरह का किरदार था। तो 1996 का क्वार्टर फाइनल हो रहा था वेस्ट इंडीज से, 1996 का पाकिस्तान में ही क्वार्टर फाइनल था वो, और मैं यार छोटा था काफ़ी, मैं आपको बताता हूँ, पैट सिमकॉक्स निकल कर मार रहे थे, ये चढ़ गए थे, और फिर वेस्ट इंडीज़ बड़ी मुश्किल से आखिर में इनको आउट कर गया, और फिर वेस्ट इंडीज़ वो मैच जीत गया। और फिर सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज़ गया तो ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त हुई थी, जहाँ स्टीव वॉन ने लारा को बोल्ड कर एक जीती हुई बाजी पलट दी थी, और फिर शेन वॉन आए और धड़ाधड़ लाइन लग गई। बड़ा अजीब सा मैच आ रहा था वो वेस्ट इंडीज़ सेमीफाइनल। तो वो क्वार्टर फाइनल भी हार सकता था, क्योंकि पैट सिमकॉक्स नीचे से आके बड़ा तेज हिटिंग कर रहे थे। पाकिस्तान का बड़ा रोल है, बड़ी बैटिंग इनकी सलाहियत तो उभारी पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट में भी, वो मैं आपको बता रहा था ना हिटर भी थे लेकिन बॉलर अच्छे। तो उसके बाद आ जाए तो एक ऐसा नाम के जिससे किसी को इख्तिलाफ नहीं होगा, कर्टली एमरोज। बासित अली ने मारा था 93 में, इनको काफ़ी मारा था, लेकिन उसके अलावा कर्टली एमरोज की जब आप बात करेंगे तो आप लोगों से यही पूछेंगे ना पुराने दौर के, जो अगर आप नए हैं कि यार कर्टली एमरोज ये चीज़ क्या थे, तो वो कहेंगे कि यार ये एक ऐसा बॉलर था कि इसने 10 ओवर में 5 मिनट 5 रन 1 विकेट भी ली हुई है, और इसको जो है आपको समझ नहीं आता था कि इसके साथ करे क्या, इस पर रन्स बनते नहीं थे। और फिर बाद में क्रिकेट जब एडवांस हुई तो कुछ किसी हद तक रन्स बने, लेकिन अगर आप कर्टली एमरोज के 10 ओवर्स में और मिड 90s में 35 रन 30-35 रन बना रहे हैं और उसे 1 विकेट दे रहे हैं, तो आप बड़ा शुक्र अदा करते थे यार आपने कर्टली एमरोज को अच्छे से टैकल कर लिया। ये क्लास थी कर्टली एमरोज की, एक वक्त था। तो बड़ा अच्छा सिलेक्शन। उसके बाद लास्ट में आप आ जाएं तो जवागल श्रीनाथ उन्होंने सिलेक्ट किया, मुझे भी कोई इख्तिलाफ नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ कि यार जब हम वर्ल्ड 11 या इंडिया की ग्रेट 11 बनाते हैं तो उसमें बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। जसप्रीत बुमराह का स्टार्ट है, 3-4 साल हुए हैं, लेकिन विकेट टेकर है, हार्ड एंड फास्ट आता है, बाउंसर्स अच्छी हैं, यॉर्कर्स पक्की हैं, फिर अब स्लोअर वंस भी करने लगा है। तो क्योंकि आप देखते हैं कि क्रिकेट में बैट्समैनों के पास अब मौके ज़्यादा है, तो इसलिए आप जसप्रीत बुमराह को कहीं ना कहीं तरजीह दे देते हैं। लेकिन बिलीव मी और नॉट,
बड़े अरसे तक इंडिया की कमान संभाल के रखी फास्ट बॉलिंग की जवागल श्रीनाथ ने। मैच रेफरी हो गए आईसीसी के। जवागल श्रीनाथ इतने क्वालिटी बॉलर थे, लेकिन वही बात है कि उस वक्त वो एक अंधों में काणे राजे थे, अकेला ही बंदा था वो, लेकिन बड़ा टैलेंटेड बॉलर था, बड़े निपी थे, लाइन और लेंथ थी। पाकिस्तान और इंडिया के एनकाउंटर्स होते थे, जब भी बड़ा प्रेशरस गेम होता था तो पाकिस्तान के पास वक्त ओपनिंग पेयर बड़ा कमाल का था, सईद अनवर और आमिर सुहेल। तो सईद अनवर और आमिर सुहेल इनके अगेंस्ट बैटिंग अच्छी करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ओकेजन्स पर श्रीनाथ इनके ऊपर हावी भी आए हैं, अच्छी बॉलिंग भी की है, सईद अनवर को भी आउट किया है, आमिर सुहेल को भी आउट किया है, लेकिन ऑल एंड ऑल ये अच्छी सिलेक्शन है। तो जवागल श्रीनाथ जो है वो ये कह लें कि उस वक्त टीम इंडिया के पास जो है वो बॉलिंग बहुत तगड़ी नहीं हुआ करती थी, वरना जवागल श्रीनाथ का जितना नाम है उससे शायद 3 गुना ज्यादा नाम होता अगर ये शख्स आज की क्रिकेट में होता, यानी जो आज इंडिया की बॉलिंग लाइनअप है, यानी फर्ज करें जसप्रीत बुमराह और श्रीनाथ दोनों एंड से बॉल कर रहे होते, तो मैं आपको बता दूं कम से कम 1.5 गुना ज्यादा विकेट होती। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी जवागल श्रीनाथ इज अ बेस्ट बॉलर, बहुत अच्छे बॉलर थे, लेकिन प्रेशर पड़ जाता था कि पूरी इंडियन बॉलिंग की जो है ना वो जिम्मेदारी उनके कांधों पे आ जाती थी, तो फिर वो प्रेशर में यकीनी तौर पर आप उतना डिलीवर नहीं कर पाते कि यार सब कुछ मैंने ही करना है। तो अच्छी सिलेक्शन है, और ये थी वो कहानी। मैंने कहा था कि मैं टीम बताकर आपको थोड़ा सा फिर उन प्लेयर्स पर बात भी कर लेंगे। अरविंदा डिसिल्वा का भी मैंने आपको बताया, अरविंदा डिसिल्वा भी यार एक कमाल की चीज़ थे, ड्राइव ले लें, कट और पुल ले लें, बड़े क्विकली पीछे पुल, बहुत ही डेंजरस प्लेयर थे। कप्तानी सही दी है अरविंदा डिसिल्वा को। एंडी फ्लावर मौजूद हैं तो वो भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वो बेचारा जिम्बाब्वियन है तो शायद इसलिए वो मिस कर गया कैप्टनसी। लेकिन मेरा मानना है कि एंडी फ्लावर की नंबर 7 पर फिर जगह नहीं है, फिर आप मोइन खान को 90s में से उठाकर रख लेते, क्योंकि मोइन खान तो उस वक्त भी आते थे, और वो जो उनकी झाड़ू बड़ी मशहूर थी स्वीप, तो वो मैकग्रा हो, फ्लेमिंगो, सबको स्वीप मार के वो मिड विकेट और स्क्वायर लेग पर छक्के, पैडल मार देना, कवर पर यूं मार देना, बहुत अलग ही किस्म से अपने मेथड से खेलते थे मोइन खान। तो मोइन खान हो सकते थे यहाँ। बहरहाल ये एक ऐसी टीम है कि ये बेचारे कभी भी T20 इंटरनेशनल्स नहीं खेले, लेकिन अगर 90s से एक टीम बनाई जाती तो वो ये होती ये किसी और की टीम थी। मुझे एक सोच मिली है, मैं किसी प्रोग्राम में बीच में 1-2 दिन में सोचता हूँ, जरा तबीयत सही रहे, दुआ कीजिएगा, तो मैं खुद भी जो है अपनी 90s से T20 की बेस्ट टीम बनाता हूँ। आई थिंक वो इससे थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है 4-5 जगह, मैं अपनी बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ, और फिर मैं जस्टिफिकेशन के साथ प्रूव करूंगा कि मुझे इस जगह मैंने फला आदमी को क्यों रखा है। तो मज़ा आएगा। आप लोग भी देखें 90s में, जिन लोगों को याद है मिड 90s ही से सही, कि आप लोगों को क्या लगता है कि 90s की क्या टीम होनी चाहिए, मैसेजेस पर बना के भेजें, तो आप लोगों की भी बेस्ट टीम शेयर करेंगे तो अच्छा है, एक अच्छा इंटरेक्शन होगा और मज़ा आएगा, भरपूर मज़ा आएगा। और एक अलहदा बात है वो करना चाहूँगा आज थोड़ी सी, नॉर्मली मैं करना नहीं चाहता यार, इस तरह की ओछी हरकतें मुनासिब नहीं होती, लेकिन मैं आज मजबूर महसूस कर रहा हूँ खुद को। एक दोस्त है, मैं नाम फिर भूल गया, कुणाल त्रिपाठी, उन्होंने मुझे लिखा कि यार वो वासे भाई हम किसी जगह पर कमेंट्स कर रहे हैं तो वहाँ पर मुझे कहा जा रहा है कि ये वासे का प्लांटेड आदमी है। तो मैंने कहा यार इग्नोर करो। उसके बाद एक और आदमी ने ये बात लिखी, वो बड़ी मुश्किल सी आईडी है यार, गिली करके कुछ है, मैं माजरत चाहता हूँ भाई, मुझे तुम्हारा नाम तुम लिखते नहीं हो। तो उसने भी यही कहा। तो मैंने फिर वहाँ जाकर देखा, तो मैंने चेक किया, मैंने कहा नहीं यार ऐसी कोई बात हो नहीं सकती, मैंने साथ काम किया इतने अरसे और बड़े हैं हमारे, तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं। तो मैंने देखा कि भाई वहाँ एक स्पेसिफिक आईडी है JF17 थंडर करके, तो उस आईडी से ही जो है वो सारे ऐसे कमेंट्स होते हैं कि आप लोग वहाँ पर कोई शिकवा या शिकायत कर रहे हैं, तो वो रिटर्न में मेरा नाम लिखा जा रहा है उस आईडी से। तो बहरहाल मैं उसको एक बंदा और एक यूज़र ही समझ रहा था। ऑल ऑफ द सडन मेरी नज़र पड़ गई कि वो बंदा एक एरिया कोट करता है। वो एरिया ये है कि जो मेरा आबाई, जो मेरी रिहाइश गाह है वालदैन वाली, तो वहाँ से वो जगह बड़ी करीब है। तो मैं समझ गया कि यार ये आईडी जिसकी भी है, यानी वो सिस्टम का ही हिस्सा है हमारे, और वो कोई ऐसा ही है कि जिसको ये बात पता है कि यार आबाई। तो बहरहाल मैं ना तो कोई, मैं हम्बल क्यों, और मुझे तकलीफ भी नहीं है। और यार मतलब यह है कि भाई कोई भी और, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कहा कि यार ये वही, देखें यार मेरा नहीं ख्याल, उन लोगों से मेरी सलाम दुआ वाला मामला अभी भी है, और ऐसी कोई बात है ही नहीं भाई। हम मिलकर काम करते हैं, कोई मेरे साथ काम करे, कोई कहीं काम करे, उसकी अपनी सवाबदीद है कि वो जब तक चाहे काम करे। लेकिन मैं एक बात आप सबको आज बताऊंगा और ये दूसरों को भी बताना चाहूँगा,
वो ये घटिया हरकतें वो लोग करते हैं जो कुछ नहीं होते, ठीक है ना। देखो मेरे भाई, मैं इतना ज़रूर हूँ कि जब मैं किसी जगह पर गया था तो 2.5-3 महीने के पीरियड में मेरी भी मेहनत थी और बाकी मेरे भाइयों की, बड़े भाइयों की भी मेहनत थी। हम लोगों की तीनों की मेहनत से वहाँ पर 11-11.5 हज़ार सब्सक्राइबर से 35-36 हज़ार सब्सक्राइबर तक का सफ़र तय हो गया था, ठीक है। तो मैं ऐसी चीज़ को कि जिसमें यार मेरी भी थोड़ी सी इतनी सी सही मेहनत लगी हुई है, तो मैं ऐसी चीज़ को यार क्यों चाहूँगा। दूसरी बात, 2-3 ऐसे लोग हैं जो मेरे नाम के वहाँ कमेंट करते थे। एक मेरा भाई है, यहाँ भी होता है वो, माजरत के साथ बहुत से लोग मेरे पास इनबॉक्स में हैं, हम सभी के पास थे, मेरे पास भी थे, वहाँ भी 2 भाई हैं उनके पास भी थे, हमें मैसेजेस करते रहते थे, हम शेयर करते हैं। तो अबे लाले के नाम से एक बंदा है, क्रिकेट को समझता है, अच्छे कमेंट्स भी करता था। उसने एक बार यहाँ लिखा इस तरह से, तो मैंने उसे जवाब दिया कि मेरे भाई मेरे नाम से कोई कमेंट नहीं करें प्लीज़। उसका कोई और जरिया नहीं है बात करने का मुझसे, वो समझ गया, उसने वहां पर नहीं किया। एक और आईडी है कोई दिनेश करके, उसने बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस किए, ये किए, और मैंने उसको देखा तो मैंने यहाँ पर उसे कहा कि मैं तुम्हें अपने पास से ब्लॉक कर दूंगा, तुम वहां पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर मेरा नाम क्यों लिखते हो। और मैंने उसे डांटा कि भाई मैं तो बहुत पहले से वो प्लेटफॉर्म छोड़ चुका हूँ, जब से वो आफरीदी वाला कोई शो हुआ है वहां मैंने नहीं देखा। लेकिन अगर आपको कोई बात किसी की पसंद नहीं आई तो आप उसे टॉन्ट करने में मेरा नाम क्यों यूज कर रहे हो भाई। बहुत सौ को मेरी याद आ रही थी, वो पूछ रहे थे वहां भी, और वो मुझे ढूंढते ढूंढते इधर आ गए कि यार, मैंने उन्हें कहा कि कोई बात नहीं यार, आप बाकी भाइयों को वहां देख लें और इस भाई को इधर देख लें। मैंने छोटा सा ये इधर मस्जिद बना ली है, मजबूरी थी भाई। तो बात यह है कि मैंने इधर काम करना शुरू कर दिया। तो मैं अच्छे तरीके से लोगों को गाइड करता गया और मैंने फिर रोका भी लोगों को। लेकिन बात यह है कि यार, अगर कोई बंदा कोई सिस्टम में से कोई आईडी बना देता है और कोई बगैरत करेगा, तो बेटा जेएफ ठंडर, तू मतलब कौन है, अपना नाम भी बता दे और अपनी औकात भी बता दे। और फिर कोई भी कमेंट करता है, एक हमारे दोस्त भाई हैं, वो वहाँ उस प्लेटफॉर्म पर काम करते रहते हैं और आजकल वो वहाँ पर लिख भी बढ़ा रहे हैं कि यार हम तो करेंगे का, और ये वो। तो वो अगर कोई बंदा उनको सलाम दुआ कर रहा है तो वो आदमी उनको भी कमेंट्स में लिख के दे रहा है कि ये आदमी जो है वो मेरा कोई प्लांटेड है। और भाई ये वो लोग हैं, जब मैंने चैनल बनाया तो ये शुरू की 15-20 वीडियो में प्रेजेंट भी नहीं थे। तो ऑल ऑफ द सडन भाई तुम लोगों ने या किसी ने कोई प्रोग्राम, अच्छा मैं ये उनको नहीं कहूँगा जिनके साथ मैंने प्रोग्राम किया, और मैं ये बात भी नहीं करता, लेकिन हाँ आप लोग ये ज़रूर देखिए कि कौन सा ऐसा आदमी है भाई, मतलब आपके फैंस में या मेरे फैंस में, मैं भी आपके साथ काम करता था, तो कोई ऐसा आदमी तो नहीं है कि जिसको आपने बैठकर या हमने बैठकर अपने घर के करीब के इलाके बताए हों। तो ये किसकी आईडी है भाई जो इलाके बताता है। और ये घटिया हरकत है भाई। मैं ये एक मोबाइल से शूट करता हूँ, मैं किसी कंप्यूटर से भी शूट नहीं करता हूँ। और अगर कोई इतना है तो आपके पास चैनल भी चलता है, आपका चैनल चलाने वाले भी लोग हैं, तो उनसे मालूमात कर लीजिए कि इसकी आईपी क्या है और आईपी देख लीजिए। और मुझे थोड़ी सी मालूमात हो गई है, मैं बाकी ये जो JF थंडर 17 है इसकी आईपी निकाल के कि ये आईपी किस पूल की है और ये कहाँ से चल रही है और किस जगह यूज हो रही है, ये मैं इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म पर जल्दी बताता हूँ। ये JF 17 थंडर की जो प्लांटेड आईडी है ना, और ये जो बगैरती कर रहा है, मैं इसका बहनोई हूँ भड़वे का, जो ये मेरा नाम यूज कर रहा है यहाँ पर है। कौन है ये बेगैरत के बच्चे, कौन है तू? तुझे शर्म नहीं आती? तू किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जो है मेरा नाम बदनाम करता है और मेरे नाम से तू कहता है ये कौन है? तेरा बहनोई है ये गिली बेहेडोस करके जो आईडी है? पता लगा, प्रूफ कर। सोशल मीडिया पर बैठकर इल्जाम लगा रहा है तू लोगों पर, शर्म नहीं आती? घटियापन कर रहा है। किसी को भले तू अपनी मोहब्बत दिखा रहा हो मुझे, लेकिन ये बात पता है कि ये प्रोग्राम करने वाले मेरे भाइयों में से कोई नहीं है। लेकिन ये होते हैं ना कुछ लोग शाह से ज्यादा शाह के वफादार। ये कोई आईडी है, ये बनी हुई भी 10-12 साल से है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये 10 साल पुरानी आईडी है, इसका ट्विटर हैंडल भी 10 साल पुराना है। सिर्फ इसकी आईपी एड्रेस आ जाए तो मैं बता दूंगा ये किसके यूज में, ठीक है। और फिर लाजमी सी बात है, जिसके ये यूज में उससे कनेक्शन है तो फिर उससे 1-on-1 बात होगी और बड़े तरीके से बात होगी। वो यार क्यों घटिया हरकत कर रहा है भाई JF थंडर? एक अगर तू किसी का वेल विशर भी है, चल तू शाह से ज्यादा शाह का वफादार है भाई, दुश्मनी मेरी भी नहीं है। मेरी किस बात की दुश्मनी है? मैंने तो खुद काम किया है भाई साथ, और मैं तो आज भी मेरी सलाम दुआ बातचीत होती रहती है मुख्तलिफ हवालों से। तो कहने की बात यह है कि भैया मुझे तो पता भी नहीं होता, मुझे तो अभी ये 2 भाई नहीं लिखते। ये एक लड़का है कुणाल, ये अक्सर देख रहा होता है मुझे, कुणाल त्रिपाठी,
इसने लिखा कि यार वो मुझे कह रहे हैं। तो भैया कुणाल, पहली बात यह है कि तुम लोग अगर किसी से नाराज हो, किसी को मनफी कमेंट्स करते हो, तो भैया फिर मेरे चैनल पर आकर उसकी बात तुम नहीं लिखा करो। मैं तो मजबूर हो गया ना, जब तुमने कहा तो मैंने देखा, वरना मैंने तो नहीं देखी थी वीडियो। मैंने उसी दिन जाके परसों की वीडियो देखी। और मैं ये भी बता दूं कि मैंने जो हमारे पुराने साथी थे जिनके साथ ही काम किया इफ्फी भाई, मैंने उसके बाद इफ्फी भाई को इससे आगाह भी किया कि यार ये देखें, ये मेरे पास एक बंदा लिख रहा है, वो सबको ही देखता है, क्रिकेट लवर तो सबको ही देखते हैं। तो मैंने कहा जरा देखिएगा कौन आदमी है ये। मैंने अब चेक किया तो ये एक ही आईडी मिल रही है, इसे प्लीज डिलीट करवा दीजिएगा, तो बड़ी मेहरबानी। उन्होंने कहा हाँ मुझे अंदाजा नहीं है, मैं करा दूंगा यार, कोई मसला नहीं है, ऐसे ही लोग कर रहे होंगे। तो बहरहाल अब ये चीज है। तो बात यह है कि ये कौन आदमी है भाई, और भाई एक चीज चल रही है, उस पर काम भी हो रहा है। मैंने तो यहाँ बाकायदा लोगों को वीडियो में कहा था यार कि आपको किसी से कोई इख्तिलाफ हो गया हो, मुझे नहीं पता, तो आप जिसकी ऑडियंस है, अगर आप मुझसे किसी बात पर चंद लोग, 4 लोग, 10 लोग, 15 लोग मुझसे नाराज होते हैं, भाई आपको मेरा मौक़िफ़ समझ नहीं आया ना, तो मेरे पास 2 हल हैं। मैं आपको कौन जहाँ पे नहीं समझ आया अनसब्सक्राइब कर दो, चलो दफा हो जाओ, बदतमीजी कर दूं, या मैं को मेरे दोस्त आप लोग मेरी बात गलत समझे, या तीसरी बात यह है कि मैं आपको अपनी अगली वीडियो में क्लियर कर दूं कि भाई हमारा ये स्टांस था, तो भैया उसमें मेरा क्या कसूर। और 3-4 लोगों को यहाँ मैं एक डिफरेंट बात कर रहा हूँ, 3-4 ऐसे लोग हैं कि भैया मुझे नहीं देखना, मुझे भी नहीं देखो, मैं उनकी इंटेंशन समझ चुका हूँ कि तुम लोगों को जब से वो आफरीदी की वीडियो हुई तब से मैं याद आ गया, वरना तो तुम लोग तो नहीं पूछते थे। मैं बताता हूँ, ऋषु दत्ता, मनक सालवी, ये सब हमारे वहां के दूसरे प्लेटफॉर्म के जो चलता है हमारे भाइयों का, वो मैंने भी साथ काम किया है, वहां के पुराने व्यूअर्स हैं माशाल्लाह, ये मुझसे भी कनेक्ट होते हैं। ये उस वक्त से मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी है। एक लड़का प्रतीक है, वो बाद में आया, बड़ा टैलेंटेड है, स्पोर्ट्स की बात करता है, खेलों से मोहब्बत करता है। प्रतीक क्यों नहीं लिखता कुछ, वरुण गिरी क्यों नहीं लिखता कुछ गलत किसी जगह, या यहाँ पर बात यह है कि कुछ लोग होते हैं उनको शौक होता है मसले बनाने का। तो बात है कि जो गलत कर रहा है भाई अपने नामों से करो, मुझे काम इस कर रहा हूं, मैं तो इधर प्रोग्राम कर रहा हूं, ये 2-4 लोगों के लिए। उसके अलावा जो घटिया लोग हैं, यानी कि जो नीच हैं, बदजात है, सही है ना, पीछे से खानदानी तो है नहीं, ठीक है, तो वो ये उनका ही काम है कि बंदा कोई सवाल लिख रहा है तो तू नीचे लिख रहा है भड़वे के पीआईबी वाला और ये वाला, ओ अपनी औकात में रह तू। मैं तुझे बता रहा हूं, जिंदगी में लोगों के हवाले से कुछ चीजें मालूम नहीं होती, सही है ना, अपनी औकात में रहे। मैं अभी तेरी आईपी निकाल के जेएफ ठंडर और तुझे बताऊंगा कि तू किस एरिया से यूज करता है, तेरा नाम क्या है, मैंने तुझे ये सब तो बता दिया है, सही है। तो शाह से ज्यादा शाह की वफादारियां मत कर इधर बैठ के, तू कितना घटिया है। अगर तू किसी से वफादारी भी कर रहा है तो तू कितना घटिया है। और मैं इसलिए नहीं कह सकता कि मेरे वो बड़े भाई जो हैं दोनों, वो कभी भी ऐसे हो ही नहीं सकते इनसिक्योर। एक माशाल्लाह अच्छा प्लेटफॉर्म चल रहा है, उसमें उन दोनों की बड़ी मेहनत है जो कर रहे हैं, उसके साथ अली सलमान भाई की बड़ी मेहनत है, फिर मैंने भी उनके साथ कुछ वक्त ज्वाइन किया तो मेरी बड़ी मेहनत है भाई। लाइव आना मेरे साथ ही शुरू किया था उन्होंने, हम तीनों लाइव आए, मुख्तलिफ किस्म की ब्रेन स्ट्रॉमिंग करते थे कि यार ऐसे लाइव आ जाए मैच खत्म होने के। तो भाई जिस चीज में आपकी भी मेहनत या पसीना लगाओ तो आप उस चीज के लिए कैसे बुरा सोचोगे। और यार मैं क्यों सोचूंगा, मैंने तो ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर लिया। और जब लोग मुझसे यहाँ पूछते रहे कि यार भाई आपको हम वहां मिस करते हैं, तो मैं तो एक अरसे से सिर्फ एक ही जवाब दे रहा हूँ कि यार आप बाकी भाइयों को वहां देख लो और मुझे यहाँ देख लो, मैं इसके अलावा कोई और दूसरी बात ही नहीं कर रहा। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि मैं सबसे ज्यादा कनेक्ट किससे होता हूँ। एक भाई मेरे पास आए, क्या मसला है, आपके साथ गलत हुआ, आपके ये आ गया। मैंने कहा ये तुम्हें किसने कहा? तो कह रहा नहीं वो हमें पता है कि वो आपके पैसे मार लिए। मैंने कहा मैं तो कैफे क्रिकेट जो है वो 3-4 महीने से ज्यादा हो गए, मैंने अब शायद नहीं करता, तो तुम्हें ये बात अभी किसने बताई है? मैंने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है। और मैंने कहा लोग साथ काम करते हैं और नहीं करते, आगे भी कर लेते हैं बाद में काम, तो फिलहाल हम काम नहीं करते और मैं तो नहीं कर रहा अब काम उनके साथ, तो खत्म हो गई बात इसमें। तो इसमें अगर फिर मुझे कहानी बताते हैं, वो वहां पर जो है ना अनसब्सक्राइब करने का मामला चल रहा है क्योंकि उन्होंने कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम कर दिया। तो मेरे भाई उससे मेरा क्या लेना देना। अब मैं उन लोगों की तरफ आ रहा हूं जो मेरे वेल विशर बन रहे हैं। ओ भाई ऐसे वेल विशर नहीं चाहिए मुझे, मेरा क्या काम है भाई, मेरा क्या काम है, कोई पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरी वीडियो में कोई बात बुरी लग रही है वो मुझसे कहो इखलाक और तमीज के दायरे में। ये चकला सिस्टम नहीं है, इधर कोई गाली का कमेंट करोगे वैसे ही डिलीट हो जाएगा। मुझे सब्सक्राइबर भी वो वाला नहीं चाहिए, मैं ब्लॉक कर दूंगा। मैं आप लोगों को वाजे बता रहा हूं,
मैं ब्लॉक कर दूंगा अगर कोई और मैंने किया भी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे 300 350 जितने भी हुए हैं ना अब तक सब्सक्राइबर, मेरे तो सब सब्सक्राइबर 500 ज्यादा होते, मेरे 350 सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि मैंने जिनकी बातों से इख्तिलाफ किया कि भैया इस लैंग्वेज में तुम किसी और के लिए भी गलत बात नहीं करो, शायद दूसरों के लिए, तो उसमें से भी 40-50 भागे हैं अभी इस महीने, क्योंकि मैं उनके आवाज में आवाज मिलाकर किसी की बुराई नहीं कर रहा था। तो ये ज़र्फ की बात होती है और मेरा नहीं ख्याल कि जो मेरे भाई हैं जिनके साथ मैंने काम किया वो भी कभी ऐसा कर सकते हैं। हाँ, ये जो आईडी है इसका मैंने आधा पता लगा लिया है और आधा मैं इंशाल्लाह विद इन कपल ऑफ डेज पता लगा लेता हूं कि कौन सी आईपी से ये एक्सेस हो रहा है, और फिर इंशाल्लाह डायरेक्ट जिसकी ये आईडी है ना उसी से राब्ता करके फिर उसका नाम पुकारूंगा कि भैया क्या प्रॉब्लम है भाई तुझे। तो ये जो आईडी है ना जेएफ थंडर, तो बेटा जहाज वहाज वैसे ही क्रैश हो जाते हैं, इस तरह मत कर, ठीक है। अपनी औकात में रहे कि लोग कोई भी बात लिख रहे हैं और तू हर किसी को जवाब में दे रहा है, वासे का ये यूं है, वासे की 5 आईडी है, वह तेरी बाजी की भी आईडी वासे ही ऑपरेट करता। और भी बता ना, कुछ घर की भी बातें बता, जब वासे तेरे घर आया तो क्या हुआ ये भी बता। तो यार मैं आज जरा, आप लोग कहते थे ना, तो मैंने कहा था कि जब कभी कोई गलत बात होती है ना मैं उस पर जवाब देता हूँ, मैं बगैर किसी गलत बात के जो है ना किसी का जवाब नहीं देता हूँ। तो अपनी औकात में रहे भाई, तुझ तक पहुंच गया हूं, तुझे मसला क्या है, तू जो भी निकलेगा निकल, तो तू कल परसों में जाने वाला है, तू जो भी निकला फिर तुझसे सामने बात करता हूं भाई। तू बदमाश भी होगा तो तेरे पास आके खड़ा होऊंगा, ठीक है। तुम लोग यहाँ पे थ्रेट दे रहो, मैं तुम्हारी जो है रिपोर्ट भी करूंगा कि तुम लोग जो है अपने चैनल पर मेरा नाम यूज कर रहे हो, ठीक है। मैं अब मैं आता हूँ, इस आईडी की कंप्लेन करूंगा, बाकायदा ईमेल्स करूंगा यहाँ एक्ट के तहत कि भैया तुम लोग जो है वो इस कमेंट पे जो है, और मेरी अपने भाइयों से जिनके साथ मैंने काम किया है, मैं नाम भी आज लेता हूँ क्योंकि ये जरा सा सीरियस इशू है। साकिब भाई, इफ़ी भाई, ये आप लोग जो है ऐसे जो भी कमेंट्स हो उन्हें डिलीट कर दीजिए। मेरे पास भी अगर माजी में ऐसे कुछ कमेंट्स आए तो मैंने भी उन्हें डिलीट किया। तो ये जिसकी भी आईडी है ये JF17 थंडर, इसको प्लीज आप लोग भी इसके कमेंट्स को डिलीट कर दीजिए। मतलब बेतुकी सी बात है, मैं परसों गया था आपके एक वीडियो पर, नीचे मैंने कमेंट सेक्शन में देखा तो यार लोग कोई भी सवाल कर रहे हैं, वो बंदा जवाब में मेरा नाम वहां मेंशन कर रहा है, तो जरा प्लीज आप इसको डिलीट करा दीजिए, ये गलत चीज है और बिल्कुल एक घटियापना लग रहा है। तो आप प्लीज डिलीट कर दें। हो सकता है कि वो कमेंट्स इतने होते हैं माशाल्लाह, वो हमारा बिल्कुल एक अच्छा सेटल्ड पुराना प्लेटफॉर्म है, तो वहां पर गड़बड़ें होती हैं, तो आप प्लीज उसको सेटल कर दीजिए कि इस तरह के कमेंट्स डिलीट हो जाए। ये आप लोगों से मेरी आज पहली बार कोई बात मैंने ऑन एयर कही है, वैसे मैंने लाइव ये इफ़ी भाई को कल कह चुका हूँ। बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का। थोड़ी सी पर्सनल बात हो गई, माफ़ी चाहता हूँ, लंबी हो गई वीडियो, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी था क्योंकि ये पर्सनल अटैक है। देखें, जब मैं यहाँ अपने लोगों को, जब मैं सब्सक्राइबर छोड़ रहा हूँ अपने, मैं कह रहा हूँ भाई तू कौन है, मैं तो तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे ना शुरू से देखते हो ना। मुझे ये याद है कि मैं वो उस प्लेटफॉर्म पर था तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा मेरे नाम से कोई कमेंट्स आते थे, मैंने नाम बताया ना, ऋषु दत्ता वो बेचारा मिस करता था इखलाक और तमीज़ के दायरे में, प्रतीक हो गया, वरुण हो गया, अभिषेक। लेकिन ये लोग ऐसे लोग नहीं हैं, ये क्रिकेट लवर्स हैं। इन्होंने मुझसे पूछा, ये सब मेरे पास भाई इंस्टा वगैरह पर है, वरुण हो गया, मनक सालवी हो गया, डॉक्टर जयप्रकाश हो गए। मैंने कहा सर बाकी भाइयों को वहाँ देख लें, मुझे यहाँ देख लें, दैट्स इट, और दुआ करें बस हम लोगों के लिए। तो उन्होंने कहा चले अच्छी बात है, हम देखेंगे। तो मेरी तो हमेशा से भाई ये पंचलाइन होती है, और मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं अभी भी नहीं देख रहा वो वीडियो, मेरा अब दिल नहीं चाहता ना, बुरा लगता है कि यार मैं कोई चीज़ निकाल के देखूं, तो मुझे नहीं पता भाई। और किसी की कोई बात है तो भैया अगर आपको किसी से कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो मेरे नाम, मैंने कुछ लोगों से यहाँ पर जो मेरे प्लेटफॉर्म पर थे, मैंने उन्हें ये कहा कि यार मैं आपको, भले आप अनसब्सक्राइब कर दें, मैं तो ब्लॉक कर दूंगा, तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप मेरा वहाँ नाम यूज़ नहीं करें। जब मुझे पता चला कि मेरे नाम से वहाँ कमेंट हो रहे हैं, मैंने एक बार पहले देखा था, तब मैंने लोगों से कहा, उसके बाद मैंने नेक्स्ट वीडियो पे जाके देखा मेरे नाम के कमेंट ऑलमोस्ट गायब थे। लेकिन ऑल ऑफ द सडन अभी मुझे जो है वो कुणाल त्रिपाठी भाई ने बताया, तो मैंने उनकी बात पर ये नोटिस किया कि वो कह रहे हैं कि मैं आपका प्लांटेड हूँ। तो कुणाल त्रिपाठी, शायद तुम पुराने हो, मैं शायद तुम वहाँ भी हमें मैसेजेस करते थे, लेकिन तुम वो आदमी हो कि जिससे मेरी कभी भी ना इनबॉक्स में बात हुई है ना कोई चीज़ हुई है, ठीक है। तो कुणाल तुमसे भी गुजारिश है भाई कि मैंने देखो आज इस पर वीडियो कर दी है, और तुम्हारे पास एक और आईडी है, वो इंग्लिश का नेम बनाया हुआ, बंदे का नाम मुझे नहीं पता, गिली करके कुछ हेडो वेडो करके, तो वो उसके भी भाई दरख्वास्त है कि भैया अगर कहीं आपकी किसी जगह पे कोई बात हो रही है तो आप मुझे ना बताओ, आप मुझे ना बताओ, मेरा दिल जलता है। देखो आप मुझे नहीं बताते, मेरी नॉलेज में नहीं होता, लेकिन हाँ जब कोई बगैरती मैंने देख ली है तो मैंने डायरेक्ट उस आईडी का नाम ले दिया।
और अभी मैं उसका जो असली नाम है उससे उसको पुकारूंगा 2 दिन में। और ठीक है, मैं शरीफ आदमी हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं उसके पास जाके खड़ा होऊंगा, वो जो बंदा है मुझे कल परसों में पता चलने वाला है।